मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर इतिहास और राजनीति शास्त्र की कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक। तो बच्चों, कक्षा 9वीं में आज हम पढ़ेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री। तो बच्चों, आज का पाठ है भारत 1960 के बाद की घटनाएं पार्ट 2, यानी बच्चों इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960। 1960 के बाद की घटनाएं पार्ट 2 पढ़ेंगे। बच्चों, पार्ट 1 की अगर बात करें हम, भारत 1960 के बाद की घटनाएं पार्ट 1 हमने पहले पढ़ लिया है बच्चों, जिसमें हमने देखा था कि आज़ादी के बाद 1960 के दशक की घटनाओं के संदर्भ में इसके बाद बच्चों हमने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी और 1970 के दशकों की बात हमने की थी। यस बच्चों, आगे चल करके तो बच्चों आइए हम उसी क्रम में आज आगे बढ़ेंगे। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर मुंबई से। तो बच्चों, जैसा कि कहा, भारत 1947 में 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। बच्चों, लगातार यस कहें कि तमाम वर्षों के संघर्ष के बाद बच्चों भारत देश आज़ाद हुआ। और बच्चों 15 अगस्त 1947 के बाद देश की आज़ादी मिलने के बाद जो बच्चों 1950 में भारत ने संविधान स्वीकार किया और प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। तो बच्चों, आप एक दृश्य दाईं ओर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राइट बच्चों, जब हम बात करते हैं इस 15 अगस्त और 26 जनवरी यानी स्वतंत्रता दिवस, और जब बच्चों गणतंत्र दिवस की परेड होती है तो उसका भव्य दृश्य दाहिनी ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों, स्वतंत्रता पाने के बाद भारत को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास से संबंधित समस्याओं को हल करना था। यानी बच्चों, देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन ज़रूरत इस बात की थी कि किस तरह से देश को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाना था, राजनीतिक और सामाजिक विकास से संबंधित समस्याओं को हल करना जरूरी था। इस बच्चों, तो थोड़ा सा हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए बच्चों ज़रूरत थी योजना की, यानी प्लानिंग की। तो इसके लिए बच्चों योजना आयोग का गठन किया गया, यानी प्लानिंग कमीशन तैयार किया गया। और उसी के तहत बच्चों उसमें पंचवर्षीय योजनाएं भी बनाई गई 5-5 वर्ष के लिए, कि उन योजनाओं को तैयार करने के बाद उसका क्रियान्वयन किया गया। और इसके साथ ही बच्चों देश के आज़ाद होने के बाद यानी 15 अगस्त 1947 के बाद बच्चों देश की कृषि व्यवस्था को और मजबूत तो करना ही था, लेकिन उसके साथ साथ जो औद्योगिकरण की बात करते हैं यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, तो औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई। यस, तो कृषि के साथ साथ उद्योगों को भी बढ़ावा देना जरूरी था। इसके साथ साथ गरीबी दूर करना, देश में अगर पॉवर्टी की बात करें बच्चों, गरीबी की बात करें, बड़ी मात्रा में गरीबी थी, इसलिए गरीबी का उन्मूलन करना मतलब गरीबी को समाप्त करना, इस लोगों की मदद करना इसकी ज़रूरत थी। इसलिए वो भी कार्यक्रम यानी गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम चलाया गया। इसके साथ ही देश चूँकि आज़ाद हुआ था और यूँ कहें कि अंग्रेज़ जब हमारे यहाँ से गए, राइट, तो उन्होंने हमें सत्ता सौंपी। तो ज़रूरत इस बात की थी कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर भारत की बात करें तो इसमें चुनाव कराना और सफलतापूर्वक चुनाव कराना जरूरी था। तो इसके लिए इस पर भी जो है ध्यान दिया गया। आइए बच्चों, इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम चल रहे हैं। बच्चों, वर्ष 1991 के बाद की अगर परिवर्तनों की थोड़ी बात करें तो चेंजेस आफ्टर 1991, तो बच्चों हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है PV नरसिम्हा राव। जिस समय अगर बात करें बच्चों 1991 के परिवर्तन की बात करें तो चेंजेस आफ्टर 1991, बच्चों उस समय अगर हम कहें कि विश्व और भारत के इतिहास में वर्ष 1991 महत्वपूर्ण परिवर्तनों का रहा। अब किस दृष्टिकोण से हम समझने का प्रयास करें बच्चों, क्योंकि लगभग इसी वर्ष सोवियत यूनियन यानी रूस का विभाजन हुआ। यस बच्चों,
इस तरह से जो रूस एकीकृत था उसका विभाजन हो गया। और इसके साथ ही विश्व में जो चल रहा शीत युद्ध यानी जो कोल्ड वार था बच्चों, वो समाप्त हुआ। राइट, ध्यान रखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण अगर घटनाओं की बात करें तो ये ध्यान रखना है यस कि बच्चों यहाँ तो एक आपने देखा कि सोवियत यूनियन की जो बात कर रहे हैं, रूस की बात कर रहे हैं, उसका विभाजन हो गया। इसके बाद जो विश्व में शीत युद्ध चल रहा था यानी अमेरिका और ये सोवियत यूनियन के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा था बच्चों, वो शीत युद्ध लंबे समय तक कई डिकेड के बाद जाकर के वो समाप्त हुआ। और बच्चों भारत में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने अर्थव्यवस्था में कई परिवर्तन किए। बच्चों 1991 के दशक की बात करें तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और भारत में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये डिकेड बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो अगर तमाम सरकारी नियमों की बात करें बच्चों, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई, लचीलापन लाया गया और आर्थिक विकास के लिए नए आयाम जोड़ने के लिए अगर विश्व के ग्लोबलाइजेशन की बात करें यानी वैश्वीकरण के दौर की बात करें, ऐसे में ये जो निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से इस नियमों में ढील दी गई। 1991 के जो परिवर्तनों की बात करें, चेंजेस की बात करें, उस दृष्टिकोण से ये 1991 का जो वर्ष है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। तो हमने ये देखा कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने अर्थव्यवस्था में कई परिवर्तन किए। बच्चों 1996 से 1999 के कालावधि में लोकसभा के जो चुनाव हुए इसमें किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इस बच्चों हम 1996 से 1999 की बात कर रहे हैं, स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ और इस कालावधि में अनेक प्रधानमंत्री सत्ता में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। राइट, तो बच्चों जिसमें हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। राइट, तो यस अंततः वर्ष 1999 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्तासीन हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने। राइट, तो अटल बिहारी वाजपेयी का पाक से बात करने का प्रयास किया गया यस बच्चों पाकिस्तान से, लेकिन सफलता नहीं मिली। बच्चों 1998 में 1998 में भारत ने स्वयं को परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र घोषित किया। बच्चों 1998 में भारत ने यस बच्चों अपने आप को परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र घोषित किया। तो बच्चों हमेशा भारत की नीति रही है यस आत्म सुरक्षा, अर्थात सबसे पहले अपने सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा हमेशा सर्वोपरि रखने वाला भारत 1998 में स्वयं को परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र घोषित कर दिया गया। और बच्चों आगे चल करके अगर हम बात करें 1999 में 1999 में कश्मीर मुद्दे पर कारगिल में युद्ध हुआ और बच्चों भारत ने यहाँ पर पाकिस्तान को पराजित किया। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। बच्चों भारत की अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी की बात हम विस्तार से करने वाले हैं। जब बच्चों बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, जिस बच्चों मॉडर्नाइजेशन की बात करें यानी किस तरह से अर्थव्यवस्था को आधुनिकीकरण जो पूरी दुनिया में अगर दौर की बात करें, बदलने की बात करें, चेंजेस की बात करें या आधुनिकीकरण की बात करें तो उसके लिए भारत को भी इस आधुनिकीकरण की ओर तेज़ी से आगे बढ़ना था। इसके लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय के साथ साथ समाजवादी ढांचा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं नहीं। राइट बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, यानी जहां पर एक तरफ आधुनिकीकरण का दौर चल रहा था, ऐसे में आर्थिक आत्मनिर्भरता जरूरी थी, यानी आर्थिक रूप में किस तरह से भारत आत्मनिर्भर हो पाए, और सामाजिक न्याय के साथ साथ समाजवादी ढांचा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं रही। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो बच्चों इस दौर में भारत ने आत्मनिर्भर बनने के लिए जो प्रयास किए हैं उनमें दो महत्वपूर्ण घटनाओं का समावेश किया जा सकता है। तो बच्चों इन दो महत्वपूर्ण घटनाओं की अगर बात करें तो सबसे पहले स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन, जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दाहिनी ओर,
डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। यस बच्चों, तो भारत ने आत्मनिर्भर बनने के लिए जो प्रयास किए उसमें दो महत्वपूर्ण घटनाओं का समावेश किया जा सकता है, जिसमें स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्हें कहा जाता है बच्चों फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के जनक। जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं बच्चों, हरित क्रांति की बात करते हैं, ये हरित क्रांति देश के लिए जरूरी थी और इसके लिए अगर प्रयासों की बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन ने इसके लिए जो प्रयास किए उनका सराहनीय योगदान रहा हरित क्रांति में, और यही कारण है उन्हें फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। राइट बच्चों, ध्यान रखिए परीक्षा में पूछा जा सकता है यस कि जब हम हरित क्रांति की बात करते हैं, जो कि बच्चों 1965 से प्रारंभ हुई हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। राइट बच्चों, तो यस उन्होंने नवीन वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग कर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की। यस बच्चों, तो किस तरह से अधिक उत्पादन हो सकता है, और जो अगर साइंस की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इसका उपयोग अधिकतम किस तरह से किया जाए। तो इस विज्ञान और टेक्नोलॉजी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मद्देनज़र कह सकते हैं, यानी उसके परिणाम के कह सकते हैं कि उसके प्रभाव के कारण भारत में जो एम.एस. स्वामीनाथन ने जो प्रयास किया हरित क्रांति के लिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए, यस बच्चों उनका प्रयास सराहनीय था और इसीलिए उन्हें ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक कहा जाता है। आइए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के संदर्भ में देखा, हरित क्रांति के संदर्भ में देखा। अब बच्चों हम बात करते हैं जब उसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। यस बच्चों, तो एक घटना तो हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन का देखा, और जो दूसरी घटना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यस बच्चों डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों बाईं ओर, इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, द मिल्क मैन ऑफ इंडिया। राइट, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, इन्हें डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि सहकारिता आंदोलन के प्रयोग से भारत में दूध का उत्पादन बड़ी मात्रा में बढ़ा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की हम बात करें बच्चों, डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा चलाए गए सहकारिता आंदोलन के प्रयोग से भारत में दूध का उत्पादन बड़ी मात्रा में बढ़ा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की हम बात करें तो इस तरीके से बच्चों जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन का प्रयास किया गया, यस जब हम बात करते हैं दूध के उत्पादन के लिए, तो इसीलिए धवल क्रांति या इसका एक नाम और है, इस बच्चों इसे धवल क्रांति भी कहते हैं, श्वेत क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि धवल माने बच्चों श्वेत ही होता है, तो धवल क्रांति या श्वेत क्रांति, क्योंकि दूध जो है बच्चों ये वाइट कलर का होता है, सफ़ेद रंग का होता है, इसीलिए यस इस नाम से इसे वाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो इसलिए जब धवल क्रांति या श्वेत क्रांति या वाइट रिवॉल्यूशन के बारे में बात की जाए तो आप ध्यान रखिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये उनके द्वारा जो सहकारिता आंदोलन चलाया गया उसके लिए भारत में जो दूध का उत्पादन था वो तेजी से बढ़ा। यस बच्चों, इसीलिए इन्हें वर्गीस कुरियन को द मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे बच्चों। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की हम बात कर रहे हैं। तो भारत ने परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत उन्नत कर ली है। राइट बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आर्यभट्ट, जो बच्चों भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था 1975 में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 1975 में आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था भारत का पहला सैटेलाइट। तो इस तरह से बच्चों ये अगर शुरुआत की बात करें तो भारत ने इस क्षेत्र में जो है ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में तमाम सराहनीय कदम आगे बढ़ाए हैं बच्चों। और उसी संदर्भ में अगर परमाणु ऊर्जा अर्थात एटॉमिक एनर्जी की बात करें और स्पेस रिसर्च की बात करें बच्चों, तो यस इन क्षेत्रों में भारत ने उन्नति की है। यस बच्चों, और भारत ने अपने दम पर कह सकते हैं, अपने बल पर जो है तमाम जो है अगर प्रयासों की बात करें बच्चों, चाहे ऊर्जा के उपयोग की बात करें, बिजली निर्माण की बात करें, औषधियों की बात करें, ये तो निश्चित रूप में इसमें काफ़ी सराहनीय जो प्रयास है भारतीय वैज्ञानिकों का है।
और बच्चों हम आगे देखेंगे कि भारत ने जब परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में काम किया है, जिस तो डॉक्टर होमी भाभा, जिसकी नींव रखने वाले थे डॉक्टर होमी भाभा। तो आइए बच्चों इसी की हम बात करने वाले हैं। यस, तो उसी संदर्भ की अगर बात करें, सामाजिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए, ये चेंजेज इन सोशल फील्ड की बात करें, इस कालावधि में भारत में कई सामाजिक क्षेत्र में भी जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, महिला व विकास कार्यक्रमों को किस तरह से बढ़ावा दिया गया, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का लोगो बाईं ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों ग्लोबलाइजेशन का दौर जब चला, अगर वैश्वीकरण की अगर बात करें तो वैश्वीकरण के दौर में ये हम समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों यहाँ पर हम समझ लेते हैं, जैसा हमने कहा कि वैश्वीकरण का दौर शुरू हुआ, और अगर उसके पहले थोड़ा सा हम और पीछे जा कर के जब हम बात करें सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तनों की, तो यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये बच्चों महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किए, उसके संदर्भ में देश की महिलाओं और बालकों के सर्वांगीण विकास को गति देनी थी। इसीलिए 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत यस महिला और बाल विकास विभाग का गठन किया गया। तो स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं बच्चों, 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत महिला और बाल विकास विभाग का गठन किया गया। इस तरह से महिलाओं को सामाजिक न्याय मिले और योजनाओं के कार्यान्वयन को सहायता प्राप्त हो, इस उद्देश्य के लिए जो कानून बनाए गए, उसमें तमाम कानूनों की बात करें, इसमें दहेज प्रतिबंधित कानून, समान वेतन का कानून, और बच्चों 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान रखे गए। यस बच्चों, इसके साथ ही अगर हम बात करें संविधान के निर्माताओं को ये लगा था कि जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज में ऐसे कुछ वर्गों को प्रतिष्ठा और समान अवसरों से वंचित होना पड़ेगा, इसलिए ऐसी समस्या को हल करने के लिए 1953 में काका साहब कालेलकर के आयोग की स्थापना की गई, और बच्चों 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्ग की समस्याओं के लिए एक आयोग गठन किया गया था। बच्चों इसकी अगर बात करें आगे, जिस 1989 में सरकार ने अत्याचार विरोधी जो एट्रोसिटी का कानून था वो पारित किया था। तो बच्चों इस संदर्भ में अगर सामाजिक क्षेत्र में जो परिवर्तन की हम बात करें, तमाम परिवर्तन जो है यहाँ पे किए गए। आइए बच्चों यहाँ हम उसी क्रम में और आगे हम वैश्वीकरण की ओर आ जाते हैं। तो वैश्वीकरण की अगर बात करें बच्चों, तो वैश्वीकरण के कारण अर्थनीति, राजनीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज तथा संस्कृति जैसे सभी क्षेत्र में परिवर्तन होने लगे। और बच्चों इस परिवर्तनों की बात करें तो उसमें से कुछ परिवर्तनों की चर्चा हमने की, और वैश्विक स्तर पर भारत सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण देश के रूप में उदित हुआ। भारत धीरे धीरे विकास की ओर, जब ग्लोबलाइजेशन की बात करें इस वैश्वीकरण के दौर में, तो भारत कहाँ पीछे रहने वाला है, तो भारत भी इस विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हुआ, और इस तरह से ग्लोबलाइजेशन के दौर में भारत भी शामिल हो गया और भारत भी विकास की दौड़ में आगे बढ़ने लगा। तो ये हम बात कर रहे हैं वैश्वीकरण की। बच्चों इस क्रम में अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत G20 की बात करें तो G20 या और ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसे अंतर्राष्ट्रीय अगर संगठनों की बात करें बच्चों, तो एक महत्वपूर्ण देश भारत इसमें बन पाया। यानी वैश्वीकरण के कारण भारत आज महत्वपूर्ण देश बनकर उभरा है। हम अगर बात करें G20 की, तो इसी तरह से जैसे हमने भारत G20 और ब्रिक्स की बात की, तो ध्यान रखिए ब्रिक्स में जो देश शामिल हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का महत्वपूर्ण सदस्य है। यस, दाएं स्क्रीन पर एक जो G20 की मीटिंग थी, यस बच्चों, जो कि अर्जेंटीना में हुई थी 2018 में, उसका एक उसकी इमेज स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यस बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं अभी G20 और ब्रिक्स की बात कर रहे थे। इस तरह से भारत जो है आगे दूरसंचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्रांति का
भारत ने अनुभव किया। और संपूर्ण भारत की अगर मोबाइल की बात करें बच्चों और इंटरनेट की बात करें, इस तो उपग्रह पर आधारित दूर संचार जो है सेवाओं का जाल भारत में धीरे धीरे बढ़ता गया। और इस तरह से भारत जो है धीरे धीरे भारत के युवाओं की जो जीवन शैली थी उसमें परिवर्तन हुआ और भारत जो है वो धीरे धीरे विकास की ओर आगे बढ़ने लगा। चलिए बच्चों, वैश्वीकरण की बात करें, कहा कि भारत संपूर्ण भारत में पूरे मोबाइल, इंटरनेट तथा उपग्रह पर आधारित सेवाओं की बात करें तो तेज़ी से इसका विस्तार हुआ। आप देख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के दौर में जहां भारत भी कदम से कदम मिलाकर दुनिया के साथ चल रहा है, ये हम उपग्रह पर आधारित सेवाओं का जो जाल है भारत में बिछा हुआ है। इस मोबाइल, इंटरनेट तथा सैटेलाइट पर आधारित सेवाओं का जाल बिछा हुआ है। चलिए बच्चों, अभी हम अभ्यास कर लेंगे इस पाठ से। तो चलिए स्क्रीन पर निम्न में से विसंगत जोड़ी पहचानना है। तो बच्चों चलिए हम पूरे पाठ पर अभ्यास करने वाले हैं। तो अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर के बच्चों हमने ये पाठ पूरा कर लिया है, राइट। तो आप याद कीजिए इंदिरा गांधी आपातकाल, बच्चों ये हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, आपको याद होगा। इंदिरा गांधी आपातकाल यानी इमरजेंसी, राइट। तो आप सोचिए, ध्यान से देखिए और समझिए। दूसरा, राजीव गांधी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सुधार, यस बच्चों हमने इसकी चर्चा की थी, आपको याद होगा। यस बच्चों, तो चलिए हम ये जो प्रयास अभ्यास कर रहे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही मिलाकर पूरे पाठ से कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। तीसरा है पीवी नरसिम्हा राव आर्थिक सुधार, ये ध्यान दीजिए इस बच्चों। और चौथा है चंद्रशेखर मंडल आयोग। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा कि इसमें विसंगत जोड़ी पहचानना है। तो इंदिरा गांधी आपातकाल इमरजेंसी आपको याद आ गया होगा, ये जोड़ी सही है। राजीव गांधी की जब बात करते हैं तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सुधार, यस, जो कि हमने चर्चा की थी कि अगर कंप्यूटर की बात करते हैं भारत में, यस, तो लाने का जो श्रेय है ये राजीव गांधी को जाता है। और पीवी नरसिम्हा राव अगर आर्थिक सुधारों के दौर की बात करते हैं जिसकी चर्चा हमने आज ही की, तो आपको याद आ गया होगा। लेकिन बच्चों चंद्रशेखर की अगर बात करें, मंडल आयोग की बात करें, तो ये तो इसके पहले हमने पढ़ा था पार्ट 1 में, आपको याद आ गया होगा यस बच्चों कि ये ही असत्य है, अर्थात ये विसंगत है। चूँकि यस अगर मंडल आयोग की बात करें बच्चों, तो यस इसे लागू करने का काम यस वीपी सिंह ने किया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया था। तो ये चंद्रशेखर के साथ जो है मंडल आयोग नहीं बल्कि वीपी सिंह के साथ, राइट। तो उसमें प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह। तो ये असंगत जोड़ी, अगर असंगत कहें या विसंगत कहें तो यही पहचानना, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। तो जो यस बच्चों, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ आप समझ रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन है। अब ये कथन देखिए कि सत्य है या असत्य। अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। वर्ष 1965 में प्रारंभ हुई हरित क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। याद कीजिए, आज ही हमने इसकी चर्चा की। वर्ष 1965 में प्रारंभ हुई हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं बच्चों, उसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। आपको याद आ गया होगा कि कथन ये सत्य है या असत्य है, ये इसकी चर्चा हमने आज ही की थी। तो चलिए अपने उत्तर को मिला लीजिए, टैली कर लीजिए, क्या आप सही हैं? यस, ये कथन असत्य है। तो बच्चों ये कथन असत्य है तो इसको सत्य करके लिखना है। तो सत्य कथन क्या होगा? वर्ष 1965 में प्रारंभ हुई हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। इस बच्चों जो हरित क्रांति हुई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन की हम बात करते हैं, 1965 में जो प्रारंभ हुई थी, उसके जो जनक की बात, फादर की बात कहते हैं, वे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन नहीं बल्कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। इस बच्चों तो इस तरह से आपको करेक्ट करना है। अगर कथन आपका असत्य है तो उसको सत्य करके लिखना भी है। इस बच्चों तो आप समझ गए होंगे। चलिए आइए एक और देख लेते हैं। तो अभी आपके सामने स्क्रीन पर एक और कथन आएगा, आपको देखना है कि ये कथन सत्य है या असत्य। अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करना है। तो कथन है, धवल क्रांति से भारत में दूध का उत्पादन बड़ी मात्रा में बढ़ा। धवल क्रांति, ये आपको याद होगा, हमने बात की। ये श्वेत क्रांति की बात की थी, ये व्हाइट रेवोल्यूशन की बात की थी। ये धवल का मतलब ये होता है श्वेत, शुभ्र, सफ़ेद,
तो धवल क्रांति, ध्यान रखिए व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करें तो धवल क्रांति से भारत में दूध का उत्पादन बढ़ा, बड़ी मात्रा में बढ़ा। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा ये कथन सत्य है या असत्य। तो चलिए टैली कर लीजिए, मिला लीजिए, ये कथन बिल्कुल सत्य है। इस बच्चों तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपने यहाँ तक समझ लिया है। ओके बच्चों। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।